नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कल 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए और इन नतीजों से ये बात स्पष्ट हो गई है कि देश की राजनीति अब एक नई दिशा की तरफ बढ़ चुकी है। देश की सियासत में अब एक ऐसी नई लकीर खींची गई है जिसके तहत अब जो पुराने और पारंपरिक राजनीतिक मुद्दे हुआ करते थे, जो पुराने और बड़े चेहरे हुआ करते थे, जिनके बारे में ये बात प्रसिद्ध थी कि वो नक्शे में कहीं पर भी अगर उंगली रख देंगे उस राज्य की तो वहां से वो जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे एक सीमित वोट बैंक जुड़ा है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे पूरी की पूरी जाति विशेष या धर्म विशेष के लोग उनके पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन इस बार ये तमाम चीजें धाराशायी हो गई, औंधे मुंह आकर गिर गई है। यानी एक बात स्पष्ट है, एक बात साफ हो चुकी है कि अब देश की राजनीति में अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और एक ऐसा परिवर्तन जो वाकई में कहीं ना कहीं आपको 2024 की आहट भी देता है। 2022 की ये 5 राज्यों के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण थे। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें, पंजाब की 117 विधानसभा की सीटें, उत्तराखंड की 70, गोवा की 40 और मणिपुर की 60 विधानसभा की सीटें। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये 600 से ज्यादा सीटें हैं और ये जो 600 से ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं 5 राज्यों के भीतर, ये कहीं ना कहीं एक सेमीफाइनल के तौर पर देखी जा रही थी। कहा जा रहा था कि अगर इस समय केंद्र की सत्ता पर मौजूद काबिज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन अगर इन 5 राज्यों में बुरा प्रदर्शन करता है और अगर उसकी कम से कम 3 राज्यों में अगर सत्ता जाती है तो फिर ये 2024 की तरफ भी इशारा करेगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। एग्जिट पोल हो या ओपिनियन पोल हो या ग्राउंड रिपोर्ट्स हो, अलग अलग जो भी आ रही थी, उसके द्वारा एक परसेप्शन बनाया गया था, एक नैरेटिव सेट किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। कम से कम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर जैसे राज्यों में तो खैर ये बात एक थी कि शायद पश्चिम बंगाल की तरह, जैसे वहां पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी हुई और बीजेपी ने वहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी, फिर भी वहां पर वो नहीं जीत पाई, तो ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी बीजेपी वापस ना आए, बीजेपी अपने आप को रिटेन ना कर पाए। लेकिन हुआ इसके विपरीत। जो नैरेटिव सेट था, जो आप कह सकते हैं कि एक परसेप्शन बनाया गया कि शायद बीजेपी हारेगी, वो सब गिर चुका है और बीजेपी ने इन तमाम राज्यों में 4 राज्य चुनाव शुरू होने से पहले भी इन 4 राज्यों में बीजेपी की सत्ता काबिज थी। बीजेपी ने एक बार फिर से इन 4 राज्यों में अपनी सत्ता को बरकरार रखा है। वहीं अगर बात करूं मैं पंजाब की, तो पंजाब में बीजेपी का कोई बेस नहीं रहा है। पंजाब में आप कह सकते हैं कि जो बीजेपी के कोर इश्यूज है, बीजेपी की जो विचारधारा है, वो पंजाब के लिए फिट नहीं बैठती है और पंजाब में एक बार फिर से यही साबित हुआ। हालांकि वहां पर एक बड़ा संदेश ये गया कि जो बड़े बड़े क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, जो बड़े बड़े राजनीतिक क्षत्रप हैं, जो पावर हाउस है पंजाब की राजनीति के, राजा महाराजा हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि भाई वो पंजाब के किसी भी इलाके में अगर चले जाएं तो वहां पर उनका एक वोट बन जाएगा, एक वोटर बेस बन जाएगा, उनकी भी करारी हार हुई है और पंजाब में वापसी हुई है। आप कह सकते हैं वापसी नहीं बल्कि अपना कद बढ़ाया है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी की एंट्री पंजाब में 2017 के दौरान हो गई थी, लेकिन इस बार पंजाब की सियासत पर काबिज हो गई है आम आदमी पार्टी। पंजाब के सिंहासन पर इस बार विराजमान होंगे भगवंत मान जी। तो ये बड़ी खबरें हैं, ये बड़ी हाइलाइट्स हैं, ये जो कल नतीजे आए। मैं आपको रिजल्ट भी बताऊंगा इस वीडियो के अंत में, लेकिन पहले कुछ बात चर्चा करते हैं जो राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन आया उसकी। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश में वैसे तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे राजनीतिक दलों ने यहाँ पर चुनाव लड़ा। इसमें भारतीय जनता पार्टी जो कि मौजूदा सत्ता में भी थी और एक बार फिर से सत्ता में आएगी वो थी। उसके साथ गठबंधन के दल थे, निषाद पार्टी थी, अपना दल सोनेलाल थे, फिर समाजवादी पार्टी जो कि प्रमुख विपक्षी दल थी। प्रमुख आप कह सकते हैं कि संभावनाएं ऐसी जताई जा रही थी
कि वो शायद सत्ता पर काबिज हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी ने भी कई दलों के साथ गठबंधन किया, जिसमें सुभाषपा ओपी राजभर की या जयंत चौधरी की आरएलडी थी, महान दल थी, अपना दल कमेरावादी थे। तो ऐसे तमाम दलों के साथ अखिलेश यादव के नेतृत्व में यह गठबंधन स्थापित हुआ था, सपा गठबंधन। फिर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी थी, जो थर्ड फ्रंट लेकर एक आए थे। कांग्रेस पार्टी थी प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में, जिन्होंने कैंपेन भी शुरू किया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। 40% सीटें महिलाओं के लिए उन्होंने दी। बहुजन समाज पार्टी, दलितों की मसीहा जिनको कहा जाता है, मायावती, वो भी उसकी कमान संभाली हुई थी, और भी कुछ छोटे छोटे दल थे वहां पर। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह परिवर्तन आया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जो ऐसा कहा जा रहा था कि एंटी इंकम्बेंसी वेव हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा था कि कोविड के दौरान जो चीजें निकलकर सामने आई, जो महंगाई बढ़ी हुई है, जो प्रदर्शन हुए चुनाव से ठीक पहले, जो एग्जाम्स नहीं हो सके या फिर उनको रद्द कर दिया गया, या जो भी चीजें ऐसे मुद्दे सामने आ रहे थे, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे सामने आ रहे थे, ये तमाम चीजें चुनाव के परिणाम देखने के बाद तो लगता है कि इन चीजों ने उतना असर नहीं डाला, उतना प्रभाव नहीं डाला। कहा जा रहा था कि पश्चिम में बीजेपी साफ हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। कहा जा रहा था कि पूर्वांचल में इस बार बहुत बड़ा नुकसान होगा, ऐसा भी नहीं हुआ। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख इलाके हैं, प्रमुख जो आप कह सकते हैं कि क्षेत्र हैं, जिसमें पूर्वांचल है, पश्चिमांचल है, बुंदेलखंड है, रुहेलखंड है, अवध है, ब्रिज का क्षेत्र है, तमाम जगह बीजेपी ने अपने कमल को एक बार फिर से खिलाया है। और ये बात सही है कि पिछली बार की तुलना अगर हम करें, 2017 की तुलना से अगर हम देखें, तो इस बार जाहिर सी बात है कि आंकड़ों में कटौती हुई है, आंकड़े जो है वो कम हुए हैं, सीटें कम हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 300 से ज्यादा सीटें अपने दम पर जीती थी, इस बार वो 250 से ज्यादा सीटें जीती है। पूरे गठबंधन ने, जो इनके साथ था बीजेपी का, पिछली बार 325 सीटों पर वो विजयी रहा था, इस बार 270 से ज्यादा सीटों पर वो विजयी रहा है। तो कटौती हुई है, जाहिर सी बात है 50 से ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ है। लेकिन जैसे भारत के इस समय के मौजूदा सफलतम क्रिकेटर विराट कोहली के बारे में कहा जाता है कि विराट कोहली अगर एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि 70-80 रन भी बनाते हैं तो भी उन पर सवाल उठते हैं, और अगर और कोई दल या और कोई क्रिकेटर होता है, अगर वो 50-60 रन बनाता है तो उसको कहा जाता है कि भाई बहुत अच्छी पारी खेली है। तो विराट कोहली का जो कद है वो उस प्रकार का है, उनका जो ऑरा है वो इस प्रकार से सेट हुआ है, उनके जो स्टैंडर्ड्स है वो इस प्रकार के सेट है कि अगर वो 80-90 रन बनाते हैं तो जनता की जो उनसे उम्मीदें होती हैं, जो अपेक्षाएं होती हैं, वो शायद उतनी नहीं संतुष्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनका कद इतना बड़ा है। उनसे यही उम्मीद की जाती है कि आप शतक ही लगाएंगे। तो बीजेपी से इस बार बीजेपी के लिए जो पैमाना था वो ये था कि आप 300 से ज्यादा अगर सीटें लाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन बीजेपी ने 270 से ज्यादा सीटें प्राप्त की पूरे गठबंधन ने, और यहां पर यह बात स्पष्ट कर दी कि बीजेपी का विकल्प इस समय नहीं है मौजूद। एक बात और, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ रही थी, और अखिलेश यादव ने माहौल तो पूरा गर्म कर दिया था। उनकी रैलियों में जो भीड़ आ रही थी, हालांकि भीड़ सबकी रैलियों में आ रही थी, क्योंकि ये बात कही जा सकती है कि भारत के जो लोग हैं वो राजनेताओं के फैन हो जाते हैं। राजनेताओं को एक उनकी झलक देखने के लिए वो कहीं से भी सफर कर लेते हैं, और लालच भी देकर उनको बुलाया जाता है। तो ये भीड़ स्वाभाविक है। ये भीड़ आपको प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली में भी दिखी, या आपको मायावती की रैलियों में भी दिखी, या आपको मोदी जी की रैलियों में भी दिखी, योगी जी की रैलियों में भी दिखी, अखिलेश जी की रैलियों में भी दिखी, और असदुद्दीन ओवैसी से लेकर जितने भी बड़े बड़े नेता, ओपी राजभर हो, इन तमाम लोगों की रैलियों में भीड़ आई। लेकिन भीड़ ने, आप कह सकते हैं कि भीड़ एक बार फिर से ये बात साबित हो गई, स्थापित हो गई कि भीड़ इस बात का पैमाना नहीं है कि आपकी सत्ता में वापसी होगी। कहने को अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ अच्छी आ रही थी, दिख रही थी, अच्छी तस्वीरें वहां से सामने आती थी, लाखों की संख्या में भीड़ वहां पर आई, लेकिन ये सब आप कह सकते हैं कि धरातल पर नहीं उतरा। धरातल पर जो प्रमुख मुद्दे हावी रहे, हालांकि एक एक वोटर जो वोट करने जाता है उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है ये बात हम कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर हम जनरल अगर एक बात करें, सामान्य तौर पर अगर हम बात करें, तो किसानों को लेकर जो किसान सम्मान निधि जो दी गई, फ्री राशन जो बांटा गया कोविड के इस पूरे कालखंड में, फ्री वैक्सीन जो बांटी गई, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला रहा, कानून व्यवस्था का, कि बीजेपी लगातार ये दावा करती रही कि हमारे दौर में एक भी दंगा नहीं हुआ। बीजेपी ये भी कहती रही कि हमने कई सारे जो माफिया हैं
उनको अंदर किया, और ये तमाम चीजें बड़ी हावी रही, प्लस विकास भी हावी रहा। हालांकि ये बात भी किसी से ढकी छिपी नहीं है कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है, लेकिन बीजेपी के जो ये तमाम मुद्दे थे, जो तमाम काम है, ये उन तमाम चीजों पर हावी पड़े। इसलिए बीजेपी की एक बार फिर से वापसी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली छवि आपने कल जश्नों में भी देखा होगा, जो उत्सव मनाया गया उसमें बुलडोजर पर सवार कार्यकर्ता अबीर गुलाल लगा रहे थे, आतिशबाजियां कर रहे थे, तो उसमें भी, रैलियों में भी, और कल के जश्न के दौरान भी आपने देखा कि बुलडोजर ने एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बुलडोजर बाबा तक कह दिया गया, और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ये कह सकते हैं कि पत्थर फेंका गया, ईंट फेंकी गई, उस ईंट से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी ने और गठबंधन ने, उन्होंने अपना घर बना लिया। और कल यह बुलडोजर साइकिल पर भारी पड़ गया, हावी रहा। एक चीज और है कि मायावती का जो राजनीतिक सफर है, राजनीतिक करियर है, राजनीतिक परंपरा है, प्रतिष्ठा है, मान है, उसमें भारी कटौती हुई है, उसमें भारी गिरावट दर्ज हुई है। और अब कहीं ना कहीं मायावती ने जो केयरलेसली इस बार प्रचार किया, उनको ये शायद इस बात का भरोसा था कि शायद उनके जो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक है, वो उनके साथ रहेगा, फिर चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। वो इस बार छिटक गया बुरी तरीके से, और जो एक निश्चित संख्या उनको हर आप कह सकते हैं कि हर चुनाव में उनके पास आती थी, वो इस बार नहीं आई है। सिमिलरली कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में लड़ रही थी, उनके चेहरे पर इस बार चुनाव लड़ रही थी। हाथरस से लेकर बनारस तक प्रियंका गांधी ने, आप कह सकते हैं कि दौरे किए, प्रदेश में जगह जगह वो घूमी, कोई फायदा नहीं हुआ। उनका कैंपेन लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो भी इस बार फायदेमंद नहीं रहा। ओल्ड पेंशन स्कीम इस बार बड़ा मुद्दा रहा। ओल्ड पेंशन स्कीम को उन्होंने लागू भी किया 2 राज्यों में जहां पर उनकी सत्ता है, लेकिन उसने भी असर नहीं डाला। इस पूरे चुनाव के दौरान जो फ्रीबीज एक बड़ा मुद्दा रही, फ्रीबीज ने असर किया, ये भी एक सत्य है। और अखिलेश यादव के लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि वो प्रतिद्वंदी, मुख्य प्रतिद्वंदी रहे, चिर प्रतिद्वंदी रहे बीजेपी के, उनको एक मैं सलाह देना चाहूंगा कि आगे आने वाले चुनाव में, 27 में जब भी चुनाव होंगे या 24 में जब भी वो लड़ेंगे, तो उस दौरान ये बात वो रखें अपने दिमाग में कि वो किसी के साथ गठबंधन ना करें। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मेरा ये निजी विचार है कि एक तो उनकी जो छवि है, उनकी जो पार्टी की छवि है, वो इस बार बहुत ज़्यादा हावी रही। उनके कार्यकर्ता जिस प्रकार से हैं, या उन्हें जिस प्रकार से एक जाति विशेष के तौर पर, धर्म विशेष की प्रोत्साहित करते हुए उनको ये माना जाता है, वो छवि इस बार रही है। वो उस छवि से बाहर नहीं निकल पाए हैं। प्लस उन्होंने जिन लोगों के साथ गठबंधन किया, वो स्थापित नहीं है, वो इतने स्थापित लोग नहीं है कि वो आपको अपने दम पर चुनाव जिता दें। फिर चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे ओपी राजभर हो, चाहे अतीत में राहुल गांधी हो, चाहे उसके बाद बीच में मायावती के साथ जब लोकसभा का गठबंधन हुआ, उस टाइम भी वोटर शिफ्ट नहीं हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि आप गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन बड़े नेता तो हाथ मिला लेते हैं, लेकिन जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं, जो निचले स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता। इसलिए अखिलेश यादव को ये बात समझनी होगी, प्लस उनको छवि से बाहर आना होगा। लेकिन बात यहां पर योगी आदित्यनाथ की होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले वर्ष जो आप कह सकते हैं कि दौरे हुए, दिल्ली में आ रहे थे योगी आदित्यनाथ, और कहा जा रहा था कि शायद एक छवि है उनकी ऐसी, या एक प्रदर्शन उनका ऐसा है कि, या कह सकते हैं कि जो बीजेपी का आला कमान है वो हो सकता है कि परिवर्तित कर दे, हो सकता है नया चेहरा लेकर आ जाए। अंतर्कलह की बात भी सामने आ रही थी, लेकिन ये सब कुछ धाराशायी हो गया एटलीस्ट नतीजों को देखने के बाद। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से वापसी हुई है। 37 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि तब कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया था कि लगातार दूसरी बार वो सत्ता में आई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किया, और भारतीय जनता पार्टी इस बार दोहरी एक बार फिर से दोबारा वापसी हुई है, और बहुमत के साथ वापसी हुई है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश राज्य के। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा हुआ राज्य है, सटा हुआ राज्य है, कभी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, और यहाँ पर भी यही एक परंपरा टूटी है। राज्य के गठन के जो 21 बरस हुए हैं, उसमें ऐसा नहीं हुआ था कि किसी पार्टी ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की हो, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर भी उत्तर प्रदेश की भांति ही वहां पर सत्ता में वापसी की है। पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया था, हालांकि पुष्कर सिंह धामी ये चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश की अगर हम तुलना करें तो योगी आदित्यनाथ 1 लाख से ज्यादा मतों से जीते हैं, लेकिन यहां पर उल्टा हो गया। उत्तर प्रदेश की तरह नहीं, बल्कि उत्तराखंड में एक नई चीज हुई कि
यहाँ पर जैसे मुख्यमंत्रियों के हारने का इतिहास रहा है चेहरों का, वैसे इस बार भी कायम रहा। पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर खटीमा से हार गए, कांग्रेस के उम्मीदवार ने उन्हें हराया, लेकिन उन्हें सीट भी ऑफर की गई। अब देखना ये होगा कि क्या पुष्कर सिंह धामी ही रहेंगे चेहरा या नहीं। लेकिन उत्तराखंड में एक स्थिति थी कि वहां पर पिछले 5 वर्षों के दौरान 3 बार मुख्यमंत्री के चेहरा बदले गए। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, वो 4-4.25 साल तक रहे। फिर उसके बाद तीरथ सिंह रावत आए, वो कुछ महीने रहे, और फिर अंत के समय में पुष्कर सिंह धामी ने वहां की कमान संभाली। तो बीजेपी ने वहां पर, हालांकि उत्तर प्रदेश की भांति ही वहां पर भी सीटें बीजेपी की कम हुई हैं। 70 में से 48 सीटें बीजेपी ने प्राप्त की हैं। पिछली बार ये 57 थी, लेकिन फिर भी वही बात है कि उनकी जो कटौती हुई है वो इतनी कम नहीं है कि वो सरकार बनाने से दूर रह जाएं। कांग्रेस पार्टी ने इस बार कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है। हरीश रावत के संबंध में ये बात कही जा रही थी कि हरीश रावत हो सकता है कि मुख्यमंत्री हो। कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं वहां पर, सबसे बड़े आप कह सकते हैं स्टैब्लिश्ड चेहरे हैं। लेकिन हरीश रावत और कांग्रेस पार्टी के जो आप कह सकते हैं कि दुर्गति है, उसमें एक प्रमुख कारण ये रहा कि हरीश रावत जिनको वो प्रोजेक्ट कर रहे थे, कम से कम पहले वो अंतरकलह में फंसे रहे और उससे पहले वो पंजाब में फंसे रहे। तो एक जो कहावत है कि ना माया मिली ना राम, तो हरीश रावत को वहां पर उन्होंने पूरा एंगेज करके रखा और उत्तराखंड से उनको दूर कर दिया। लास्ट के अंतिम समय में वो उत्तराखंड में आए और ये बात जनता जानती है, जनता ये बात अब समझ चुकी है, या एक नया ट्रेंड बीजेपी ने स्थापित कर दिया है कि अब जब भी चुनाव होंगे तो आपको हर समय चुनाव के मूड में रहना है, चुनाव के लिए उसको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि अगर चुनाव 2 महीने बाद है तो आप 2 महीने पहले उठकर अचानक से जागे और फिर आपने गठबंधन करना शुरू किया, आपने रणनीति बनाना शुरू किया। अब बीजेपी के कालखंड में, इस दौर में कम से कम ये बात अब फिट नहीं बैठती है। जनता भी समझ गई है, पार्टियां को भी समझना होगा कि अब आपको हर समय चुनाव के मूड में रहना है 5 वर्ष के दौरान, ताकि आप अपनी छवि को, अपने आप को स्थापित कर सके। उत्तराखंड में यही रहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अंत में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की है। कुमाऊं हो या गढ़वाल हो, हर जगह बीजेपी की ही सत्ता रही है, बीजेपी का ही कमल रहा है, उसका दबदबा रहा है। हरीश रावत के नेतृत्व वाले कांग्रेस पार्टी हार गई है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी चूंकि चुनाव हारे हैं, हरीश रावत भी चुनाव हारे हैं और आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं अजय कौटियाल, वो भी चुनाव हार गए। यानी खटीमा हो, गंगोत्री हो या फिर लालकुआं हो, हर जगह से जो बड़े चेहरे, जो प्रमुख चेहरे, जो मुख्यमंत्री के प्रमुख उम्मीदवार थे, मुख्य उम्मीदवार थे, वो भी चुनाव हार गए। तो उत्तराखंड की जनता ने, पहाड़ की जनता ने इस बार ये एक कर दिखाया। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आप ये बात देख सकते हैं कि डबल इंजन की जो सरकार रही है, डबल इंजन की जो सरकार, जो केंद्र में भाजपा की सरकार और राज्यों में भाजपा की सरकार, इन दोनों में उसका असर रहा है। उनकी जो ग्राउंड लेवल पर जो उनकी पॉलिसीज हैं वो काम आई हैं। किसानों को लेकर जो उनकी बातें हैं, महिलाओं को लेकर जो उनकी व्यवस्था है, या आप कह सकते हैं जो उनकी पॉलिसीज हैं, इसने इफेक्ट डाला है। कोविड के दौरान जो प्रबंधन इन्होंने किया उसका असर रहा, और जो केंद्र से चलकर योजनाएं चल रही हैं, जो राज्य के द्वारा संचालित योजनाएं हैं, उसका असर भी रहा। ये इन राज्यों के परिणाम दिखाते हैं। अब बढ़ते हैं हम पंजाब की तरफ। पंजाब में बीजेपी का वैसे कोई वोट बैंक नहीं रहा है, कोई कोर वोटर बेस नहीं रहा है। बीजेपी के इश्यूज जो पंजाब में, जो देश भर में वो लेती है, या जो उसका जो स्तंभ है, जो उसकी विचारधारा है, वो पंजाब में असर नहीं करती है। और पंजाब के लोगों ने इस बार एक नई चीज को जन्म दिया है, वो ये कि आपने हर दल को ट्राई किया। पंजाब में एक, आप कह सकते हैं कि एक ट्रेंड था कि यहां पर तो कांग्रेस और अकाली दल ही सत्ता में आते हैं, और उस मिथक को तोड़ा है। जो उनकी, आप कह सकते हैं कि एक डोमिनेंस था, वो अब कम हुआ है। मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, माफ कीजिएगा, पंजाब के भीतर सत्ता में थी और अच्छी खासी सीटों के साथ ही, पूर्ण बहुमत के साथ। लेकिन फर्क यही है बीजेपी और कांग्रेस में कि बीजेपी ने जहां इन 4 राज्यों में, उसकी भी कटौती हुई है। हालांकि मणिपुर और गोवा में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी को नुकसान भी हुआ है, लेकिन उसका नुकसान इतना बड़ा नहीं है कि वो सत्ता से दूर हो जाए। वहीं इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी को आप देखिए कि जो पिछली बार 77 सीटें उसके पास थी, इस बार वो 20 सीटें भी प्राप्त नहीं कर पाई। और आम आदमी पार्टी, जिसको ये कहा जाता था, जिसके नेता को ये कहा जाता था, संयोजक को, कि वो एक दिल्ली जैसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश के ही मुख्यमंत्री हैं, अब उनका कद बढ़ गया है। उनको अब राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा रहा है, और कौन जानता है कि भविष्य में उनको प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर भी उतारा जाए। पंजाब के भीतर भगवंत मान के नेतृत्व में, या भगवंत मान के चुनावी चेहरे के तौर पर और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली मॉडल के तौर पर आम आदमी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ी। फ्रीबीज की वहां पर घोषणा हुई, लेकिन फिर भी तमाम पार्टियों ने फ्रीबीज की घोषणा की, लेकिन आम आदमी पार्टी का असर रहा। और नवजोत सिंह सिद्धू हो, जो कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वहां की कांग्रेस के प्रधान हैं,
और जिनका विवाद पूरा रहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां से हट गए और प्रमुख भूमिका इनकी रही, वो चुनाव हार गए। चरणजीत सिंह चन्नी, जिनको अंत में लास्ट में बनाया गया, पैराशूट सीएम उनको कहा गया, चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीटों से, भदौर और चमकौर साहिब सीट से चुनाव हार गए। प्रकाश सिंह बादल, अकाली दल के सबसे बड़े नेता, कई बार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अपनी चुनाव हार गए। उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल चुनाव हार गए। विक्रम जो मजीठिया हैं वो चुनाव हार गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव हार गए। बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े महाराजा, राजा महाराजा जो अपने आप को कहते थे कि हम तो भाई बहुत बड़े हैं, वो हार गए चुनाव पंजाब के भीतर। आम आदमी पार्टी जीत गई। भगवंत मान जो कभी कॉमेडियन हुआ करते थे, जो कभी आप कह सकते हैं उनके साथ एक छवि जुड़ी हुई है कि वो सेवन करते हैं एक पदार्थ का, आप जानते ही हैं, मदिरे का, वो शख्स जीत गया। और वो अब दावा कर रहे हैं कि वो शहीद भगत सिंह के गांव में शपथ लेंगे और पंजाब की सरकार अब गांव से चलेगी, खेती किसानी प्रमुख रहेगी। तो पंजाब में अब अरविंद केजरीवाल का कह सकते हैं एक खाता खुला है। अरविंद केजरीवाल का शासन वहां पर अब शुरू होगा भगवंत मान के थ्रू, ऑब्वियस सी बात है। तो पंजाब में 117 सीटें जो वहां पर है, उसमें 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने सत्ता हासिल की, यानी क्लीन स्वीप कर दिया। आम आदमी पार्टी के बारे में एक बात कही जा सकती है कि ये पार्टी या तो चुनाव में धाराशायी हो जाती है या फिर जहां भी जीतती है क्लीन स्वीप करती है, व्हाइट वॉश कर देती है, सामने वाले को कहीं का नहीं छोड़ती है। आपने दिल्ली में देखा, अब आप पंजाब में देख रहे हैं। विपक्ष है ही नहीं, अकाली दल, बीजेपी, बीएसपी, ये सब धाराशायी हो चुके हैं। केवल आम आदमी पार्टी के वहां पर विधायक बैठेंगे और थोड़े से चंद कुछ कांग्रेस के बैठेंगे, और गिनती है कुछ बैठेंगे आम आदमी पार्टी, बीएसपी के गठबंधन वाले और बीजेपी के गठबंधन वाले। अब बढ़ते हैं गोवा की तरफ। गोवा में प्रमोद सावंत वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इस बार गोवा में भी बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ, आप कह सकते हैं प्रचंड बहुमत तो उनको एग्जैक्टली नहीं मिला, एक सीट से वो पीछे रह गए, लेकिन गठबंधन के जो उनके अन्य सहयोगी हैं वो उनके साथ मिलकर सरकार बना देंगे, जिन्होंने अपना समर्थन दिया है। और गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार बनेगी। कहा जा रहा था कि मनोहर पार्रिकर, जिनके दम पर बीजेपी सत्ता में आई, फिर उनका बीच में निधन हो गया, और फिर उसके बाद ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं कि शायद गोवा में भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाए, क्योंकि वहां पर मनोहर पार्रिकर का जो चेहरा था वो इस बार नहीं था। लेकिन इस बार ये बात स्पष्ट हो गई कि प्रमोद सावंत भी एक बड़े चेहरे हैं। और जो एक बात ये भी कही जाती थी कि भाई, जो कि सत्य भी है, कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हुआ है गोवा में, वो बात भी शायद अब जनता को स्वीकार हो गई, क्योंकि अब जनता इन तमाम चीज़ों को अब नहीं देखती है। शायद इन तमाम चीज़ों का प्रभाव जनता पर नहीं पड़ता, वो चाहती है केवल विकास। तो गोवा में अब बीजेपी की सरकार बनेगी। प्लस एक चीज़ ये भी है कि पिछली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस रही थी, इस बार बीजेपी ने वो सीट हथिया ली है, और बीजेपी इस बार एक ही सीट पीछे है, और वो उसको सहयोगी दलों ने दे ही दिया है, तो उसकी सरकार अब बनी जाएगी लगभग। तो कमल वहां पर बिखर गया। बात अंतिम राज्य मणिपुर की तरफ करूंगा मैं। मणिपुर पूर्वोत्तर का एक राज्य है, बड़ा संवेदनशील राज्य है, और मणिपुर में एन बीरेन सिंह एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं। एन बीरेन सिंह पूर्व में कांग्रेस के नेता रहे थे, लेकिन इस बार वो बीजेपी के, और पिछली बार भी उन्होंने बीजेपी की सरकार चलाई, इस बार भी वो सरकार चलाते हुए दिखेंगे आपको। और मणिपुर में ऐसा पहली बार हुआ कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, तो मणिपुर में भी बीजेपी का कमल खिला, और इससे वहां पर पूर्वोत्तर में जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, वो और ज्यादा मजबूत हुई है। जी, तो उत्तर प्रदेश में 403 कुल विधानसभा की सीटें थी, इसमें बीजेपी ने 255, अपना दल जो उनके साथ थी उसने 12, निषाद पार्टी ने 6 सीटें जीती, और कुल मिलाकर इस गठबंधन ने 273 सीटें जीत ली। समाजवादी पार्टी ने 111, आरएलडी 8 और एसबीएसपी ने 6, ये तीनों का गठबंधन था। जो बाकी दल थे उन्होंने सीटें नहीं जीती। तो इन एसपी गठबंधन ने 125 सीटें जीती, बीएसपी ने 1 सीट जीती है मात्र, कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं, और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने 2 सीटें जीती हैं। यहाँ पर आप देखिए कि पिछली बार की तुलना देखिए तो बीजेपी की सीटें कम हुई है बीजेपी गठबंधन की, लेकिन वो जैसा मैंने पहले कहा कि वो इतनी प्रभावी नहीं रहा, वो उनके बहुमत से काफ़ी आगे थी। एसपी की सीटें बढ़ी हैं, 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ी हैं, जो कि अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया, लेकिन उसका कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ा। 47 पिछली बार एसपी ने प्राप्त की थी, उनके गठबंधन ने कुछ 50 से ज़्यादा सीटें प्राप्त की थी, लेकिन इस बार 125 सीटें पूरे गठबंधन ने मिलाकर प्राप्त की हैं। बीएसपी 1 सीट, पिछली बार 19 सीटें उनके पास थी, यानी कितनी बड़ी कटौती हुई है आप देख ही सकते हैं, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। कांग्रेस पार्टी पिछली बार 7 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी, इस बार केवल 2 सीटों पर जीत हासिल कर पाई है। बीजेपी की तरफ से जो बड़े चेहरे हारे वो थे उनके उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हार गए, और बाकी आपने हाल देख ही लिया है। हालांकि करहल से अखिलेश यादव जीत गए हैं,
और सबसे बड़ी जो जीत यूपी में हुई वो 2 लाख से ज़्यादा मतों से हुई, जो सहिबाबाद में हुई। वहाँ पर जो उनके प्रत्याशी थे उन्होंने हराया बीजेपी के प्रत्याशी ने एसपी के कैंडिडेट को, और 2 लाख से ज़्यादा मतों से हराया। पंकज सिंह जो कि नोएडा के हैं, राजनाथ सिंह के बेटे हैं, उन्होंने भी 1.5 लाख से ज़्यादा मतों से हराया अपने नज़दीकी उम्मीदवार को। वोट शेयर की अगर हम बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। इस बार 41.29% वोट्स इनको मिले हैं। समाजवादी पार्टी का भी वोट प्रतिशत बढ़ा है, इनको 32.06% वोट्स मिले। कांग्रेस का घटा है, करीब 2.5% भी नहीं मिल पाया, इनको 2.33% मिले। और बीएसपी का वोट शेयर भी घटा है, 12.88% इनको कुल वोट्स मिले हैं। पंजाब की बात करते हैं। पंजाब की कुल 117 विधानसभा की सीटें थी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें हासिल की हैं। बीएसपी और अकाली दल का जो गठबंधन था शिरोमणि, उन्होंने कुल मिलाकर 4 सीटें मिली हैं उनको। अकाली दल ने 3 और बीएसपी ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। कांग्रेस पार्टी पिछली बार जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, जिसने इस बार 18 सीटों पर सिमट गई है। बीजेपी जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो ढींडसा की पार्टी थी उनके साथ लड़ी थी, उसने 2 सीटों पर जीत हासिल की और इंडिपेंडेंस ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर रहा वो 42.01% रहा, कांग्रेस का 22.98% रहा, बीजेपी का 6.60% रहा और एसएडी यानी शिरोमणि अकाली दल का 18.38% वोट शेयर रहा। उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कुल 70 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी ने पिछली बार 57 सीटें जीती थी, इस बार 47 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। बीएसपी ने 2 सीट जीती है। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार 11 सीटें जीती थी, इस बार 19 सीटों पर वो विजयी हुई है। इंडिपेंडेंस ने 2 सीटें जीती हैं। बीजेपी का वोट शेयर जो रहा वो 44.33% रहा, बढ़ा है। बीएसपी का 4.82%, कांग्रेस पार्टी का 37.91%, अन्य दलों का 8.31% रहा है। गोवा की बात अगर हम करें तो गोवा में कुल 40 सीटें हैं विधानसभा की। यहाँ पर बीजेपी ने 20 सीटों पर जीत हासिल की है, कांग्रेस पार्टी ने 11, गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने 1, इंडिपेंडेंस ने 3, आरजीपी ने 1 और महाराष्ट्रवादी गौवंतक पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी का वोट शेयर रहा 33.31% का, कांग्रेस का 23.46% का, आम आदमी पार्टी का 6.77% का, गोमंतक जो पार्टी है महाराष्ट्रवादी उनका 7.67% का, जीएफपी का 1.84% का और अन्य दलों का 19.37% वोट शेयर रहा। मणिपुर अन्य राज्य अंतिम राज्य जो है उसमें 60 कुल विधानसभा की सीटें। यहाँ पर बीजेपी ने 32 सीटों पर जीत हासिल की है, कांग्रेस पार्टी ने 5, जेडीयू ने 6, इंडिपेंडेंस ने 3, केपीए ने 2, एनपीएफ ने 5 और एनपीपी ने 7। बीजेपी को 37.83% वोट्स मिले हैं। 16.83% वोट्स के साथ कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही, माफ कीजिएगा तीसरे स्थान पर रही है। एनपीपी को 17.29% वोट्स मिले हैं। वोट प्रतिशत के मैं लिहाज से बात कर रहा हूं, जेडीयू को 10.77% वोट्स मिले हैं, इंडिपेंडेंस को 7.53% वोट्स मिले हैं और एनपीएफ को 8.09% वोट्स मिले हैं। मणिपुर में एक मुद्दा ये भी रहा कि वहां पर जो सिक्योरिटी को लेकर जो मसला रहता है, क्योंकि वो एक आप कह सकते हैं कि संवेदनशील राज्य है, तो उस पर भी और केंद्र की जो डबल इंजन की जो सरकार है बीजेपी की, उसकी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरी, तो इसने भी बड़ा एक इम्पैक्ट किया। इनफैक्ट ये चारों राज्यों में इम्पैक्ट ये रहा कि डबल इंजन की सरकार ने अब लोगों ने प्रेफरेंस दी उसको, और ये ऐसा माना जाता रहा और ऐसा दिखा भी कि अगर एक राज्य में एक पार्टी की सत्ता और अगर उसी की केंद्र में सत्ता है तो बेहतरीन तरीके से आप कह सकते हैं कि धरातल तक योजनाएं पहुंचती हैं, बजाय इसके कि राज्य में दूसरी हो और केंद्र में दूसरी हो, या फिर केंद्र में दूसरी हो राज्य में दूसरी हो। तो इसी के साथ दोस्तों अब इस पूरे विश्लेषण का मैं अंत करता हूं और अब आने वाले 1 से 2 सप्ताह में अब आपको दिखेगा कि शपथ ग्रहण समारोह होगा, मंत्रिमंडल का गठन होगा और सरकार चलाई जाएगी दोबारा। और अब मैं उम्मीद करता हूं इन तमाम पार्टीज को, इन तमाम उम्मीदवारों को, जितने भी लोग जीते हैं उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं और यही विनती उनसे करता हूं, आग्रह करता हूं और ये अपेक्षा भी करता हूं कि वो जहां कहीं भी उनकी सत्ता है वहां पर अच्छे से व्यवस्था करें, न्यायप्रिय रहें, विकास उन्मुखी रहें और जनता के हित में निर्णय लें, अपने स्वार्थ के लिए ना करें और जो वादे वो करते हैं वो जुमलों में ना परिवर्तित हो जाएं। जो उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया है उसके अनुसार वो काम करें, यही मेरी अपेक्षा है, यही मेरी आशा अभिलाषा है। और आज प्रधानमंत्री का रोड शो भी हुआ गुजरात में। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष के अंतिम महीनों में वहां पर भी चुनाव है, तो आज से ही बीजेपी आप कह सकते हैं कि चुनावी मोड में आ चुकी है। आम आदमी पार्टी के जो सीएम उम्मीदवार हैं, जो सीएम बनेंगे, वो अरविंद केजरीवाल से आज मिले, कल वो राज्यपाल से मिलेंगे। तो तमाम अब चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं परिणाम आने के बाद। अब सरकार बनाने की जो प्रक्रियाएं होती हैं,
अब उस दिशा में सब दल बढ़ चुके हैं और इस बार ये कहा जा सकता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी, जो परिवारवादी पार्टियां नहीं हैं, उनका राज रहा, और जो परिवारवादी पार्टियां रही उनका एक प्रकार से इस चुनाव में तो पटाक्षेप हो गया। तो नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, प्रमोद सावंत, एन बीरेन सिंह और भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल, ये रहे इस बार के सुपरस्टार, बड़े सुपरस्टार। हालांकि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, लेकिन क्रेडिट उनको भी जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।